पूरी दुनिया में 12,241 परमाणु हथियार हैं जो अलग अलग 9 देशों के पास हैं। इनमें से एक देश पाकिस्तान भी है जहां सत्ता की चाबी असीम मुनीर जैसे कातिल के हाथों में है। फिर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से क्यों रोका जा रहा है? और रोकने के लिए समझौते के रास्ते को बीच में छोड़कर सीधे जंग का रास्ता अपना लिया गया। ईरान और इजरायल के बीच ये जंग 5 दिनों से जारी है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक साफ कर दिया है कि ईरान के साथ परमाणु हथियार का जो विवाद है उसका रियल एंड होना चाहिए, यानी विवाद जड़ से खत्म होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान क्या इशारा करता है? क्या सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही एक मकसद है या फिर मकसद कुछ और है? गौर करने वाली बात यह है कि 20 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने, जी हां, 20 अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने साझा बयान जारी करके कहा है कि इजरायल ईरान पर हमला तुरंत बंद कर दे। ये क्या इशारा करता है? कहीं ऐसा तो नहीं ईरान इजरायल के बीच ये जंग कोई और शक्ल ना अख्तियार कर ले? और सबसे बड़ा सवाल जिसका नाता रिश्ता हमसे है, आपसे है, कि भारत ऐसे में क्या करे? दोनों से समान दूरी बनाए रखते हुए अपने हित का बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे ख्याल रखें? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले में अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। इजराइल ईरान युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। दोनों तरफ से शोले बरसाए जा रहे हैं। हालांकि जंग में अभी तक इजराइल ईरान पर कहर बनकर टूटा है। वो ईरान की टॉप लीडरशिप को समाप्त करने पर तुला हुआ है। ताजा हमलों में इजराइल ने ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शादमनी को मार गिराने का दावा किया है। वो यहीं थमने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के खात्मे के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. इस बीच अब नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हैं, क्योंकि ट्रंप अचानक G7 की अहम मीटिंग बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौटे और तेहरान खाली करने और ईरान को डील करने की फाइनल चेतावनी दे दी। But we're looking for better than a ceasefire, a real end, not a ceasefire, and then there's something that will be permanent. Yeah, or giving up entirely. Is this okay too? इधर G7 के देशों ने भी इस पूरे मसले पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। G7 ने शांति की अपील की है, लेकिन इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया है। G7 ने अपने संयुक्त बयान में कहा है, हम G7 के नेता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को दोहराते हैं और उसकी सुरक्षा को पूर्ण समर्थन देते हैं। जाहिर है अभी डिप्लोमेसी में ईरान का पलड़ा कमजोर है, बावजूद इसके वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने मोसाद के मुख्यालय पर हमला किया है। साथ ही ईरान की एटमी जंग की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि ईरान कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहें तो इजराइल रुक सकता है। सवाल ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा और खामनेई रिजीम के वजूद का भी है। खबर है कि खामनेई कहीं सुरक्षित बंकर में चले गए हैं, लेकिन युद्ध के लिए उनकी ललकार थमी नहीं है। ऐसे में सभी देशों ने अपने अपने नागरिकों को वहां से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। भारत, चीन और रूस ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। सवाल है कि जिस तरह से तेहरान को खाली किया जा रहा है, क्या वहां कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप ने जो सस्पेंस बढ़ाया है उसको कैसे समझा जाए? चीन की चुप्पी क्या संकेत दे रही है? और रूस ईरान में अपना कौन सा इक्का चलेगा? क्या दुनिया सचमुच एक बड़े विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर आ गई है? ये सारे सवाल बेहद अहम हैं, जो सिर्फ ईरान और इजरायल के लोग नहीं बल्कि उस क्षेत्र के सभी देश और यहाँ तक कि पूरी दुनिया जानना चाहती है। इन्हीं का सवाल ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। हम परिचय कराएं अपने विशेष मेहमानों से।
पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब जुड़ रहे हैं। जेके त्रिपाठी साहब हैं, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब। डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट, पॉलिसी एक्सपर्ट स्वास्थ्य राव कुछ ही देर में जुड़ेंगी। वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और इस शो की शुरुआत में मुझे पता है कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ वो शायद ये थोड़ा सा अलग हट के होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस सवाल के खिलाफ है। लेकिन मेरा सवाल यही होगा दीपक वोरा साहब कि जब पूरी दुनिया में 12,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, 9 देशों के पास हैं, उनमें से कई देश ऐसे भी हैं जो जिम्मेदारपूर्ण देश नहीं कहे जा सकते, फिर आप ईरान को क्यों रोक रहे हैं परमाणु हथियार बनाने से? धन्यवाद सर, आपके चैनल पे बहुत मजा आता है और खासकर आप जनरल साहब को बुलाते हैं, हमारे विशेषज्ञों को बुलाया। क्यों करते हैं मुझसे बात करा करिए ना, ये तो सीधी बात बोलेंगे, जाके लठ मारो उनको। अभी जा रहा हूं मैं सुबह सुबह लठ मारने। ऑलराइट, ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का मकसद क्या है और कब शुरुआत की थी, अब मैं आपको बता देता हूँ सर, याद दिला देता हूँ, आपको तो मालूम है। बिफोर 1979 जब वो क्रांति हुई थी, वहां पर आयतुल्लाह साहब आए थे, उससे पहले तो उन्होंने कभी बात नहीं की थी। एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम होता था शाह ईरान का। 79 में क्या होता है कि वहां पर आप क्रांति आती है और उसके बाद ईरानियन शुरू हो जाते हैं। उनके एक राष्ट्रपति का दावत सूडान में, जब मैं वहां पे राजदूत था, मैंने सुना हूँ, बैठा हूँ, सुन रहा हूँ उसको कहते हुए। वो आजकल राष्ट्रपति जेल में है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को मिटा दो इस दुनिया से। मैं छोड़ के चला गया वो भोजन, ये हमारी फितरत नहीं है इंडियन डिप्लोमेसी में ऐसी चीजें कहना। जब वो क्रांति हुई, 2 चीजें, एक तो हमें हथियार बिल्कुल बनाना है, न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि 80 से 88 तक जब वो लड़े थे इराक के साथ, सर इराक के पास अमेरिकन हथियार थे। उस समय सद्दाम तो अमेरिका का डार्लिंग होता था ना, और उसको केमिकल वेपन्स भी दिए गए थे। उसको बनाने की क्षमता नहीं थी। उसने पहली बार केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया ईरान के बरखिलाफ। मुल्ले लोग समझ गए हमको उससे भी ज्यादा शक्तिशाली चीज को चाहिए, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। और न्यूक्लियर बॉम्ब के जरिए हम मिडिल ईस्ट की जो कन्फिगरेशन है, जो उसका जियोग्राफिया है, उसको हम बदल सकेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन। अभी आपने कहा कि क्यों नहीं रोका जाए, मकसद क्या है उनके न्यूक्लियर बॉम्ब का? सेल्फ डिफेंस। कौन हमला करने लगा था ईरान पे? इजराइल, जो 1500 किलोमीटर दूर है, या भूटान, या साउथ अफ्रीका, जो आपको सेल्फ डिफेंस के लिए कहा जाता है। वो आतंकिस्तान, हमारा पड़ोसी, भी कहता है हमने सेल्फ डिफेंस के लिए। डिफेंस अगेंस्ट होम? कौन है आपका दुश्मन? इजराइल को तो आपने खुद स्वयं घोषित किया कि मेरा दुश्मन। इजराइल ने तो कभी नहीं कहा, और ना ही इजराइल ने आपकी टेरिटरी को हड़प किया। पैलेस्टीनियंस कह सकते हैं आप आगे मेरी टेरिटरी खा गए हो, ये तो मेरा था। इजरायली कहते हैं जी ये मेरे बाप दादा का था। नहीं, परदादा का था। चलिए आप वो बहस करिए, पर ईरान का क्या लेना देना, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इसीलिए वो हिंदुस्तानी गीत मैं गा के आपको कह देता हूं, अगर इसे समझ सको तो मुझे भी समझाना। तो अभी सर जो सिचुएशन यहाँ पर है, ईरान को इसलिए नहीं बनाने दिया जा रहा है। एक तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के वो सिग्नेटरीज हैं कि अब काफी हो चुका। अगर हर देश के पास न्यूक्लियर हथियार बन गया तो फिर तो हमारी दुनिया गई ना अमृतसर छोले खाने। तो व्हाट वी नीड इस समय, वो बताया गया है कि तुम इजराइल के साथ अगर दोस्ती कर लेते, आपको बॉम्ब बनाने की जरूरत नहीं थी। और अब फाइनली आप जानते हैं सर, एक अगेन माय ओन ग्रुप एक मैसेज आया। आई डोंट नो सर, आप अपने स्रोतों से पूछ लीजिए, जनरल साहब आप भी पता कर लीजिए। अली खमैनी भाग गया है, मॉस्को में है, वो जो सुप्रीम लीडर है जिसकी सब बात सुनते हैं। अब सही है गलत है आई डोंट नो। एक ईरानियन रिटायर्ड जनरल हैं जो विदेश में रहते हैं, उनके हमारे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने कहा है वो चला गया है छोड़ के, यहाँ बंकर में है किधर है, बट दिस इज देयर असेसमेंट। सही है कि गलत है मुझे मालूम नहीं। उसके जाने से क्या कहा था नेतन्याहू कि जिस दिन ये व्यक्ति मर गया जिसकी चेहरा आप दिखा रहे थे, तो शांति आ सकती है। मर गया, यहाँ भाग गया, शांति वहां पर आ सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आज रात को भागा गया है वापस G7 की समिट छोड़ के, कि कुछ बड़ी होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस आर्मी, जिसने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, जाएगी जहां जहां एनरिच्ड यूरेनियम, जो बम बनाने का प्रयोग किया जाता है, जहां जहां उनको रखा हुआ है ऑलरेडी स्टॉक पाइल्स को, उनको ले आएगी या वहीं ध्वस्त कर देगी। गेम ओवर। सर क्या किया था ईरान? उसको कहता था रिंग ऑफ फायर, आग का गोला हमने इजराइल के इर्द गिर्द कर लिया। हमास भी, हिजबुल्लाह भी, हूती भी। इजराइल उसको कहता है घास काटना। पहले तो हमास को छुट्टी कर दी, हिजबुल्लाह को ठोक ठोक के लेबनान में वापस भेज दिया। हिजबुल्लाह अब कुछ नहीं कर रहा वहां पर, और हूती तो वैसे ही सो गए हैं, समझौता कर लिया ट्रंप के साथ। अब फाइनल एनिमी स्टैंडिंग ईरान।
और उसको खत्म करना है। ये अगले 48 घंटे में आप देख लेंगे सर। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि वो एक ट्रीटी का हिस्सा था। उस ट्रीटी के तहत उसने कहा था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो एक सोवरेन कंट्री है। वो आत्मरक्षा के लिए या फिर अपने भविष्य की रणनीति के हिसाब से अपना हथियार बना रहा है। तो आप सिर्फ इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप रोकने में सक्षम हैं। ईरान आपके मुकाबले कमज़ोर है, ईरान को आप दबा सकते हैं, इसलिए आप रोक रहे हैं। बाकी जितने भी फार्मूले आप बताएं, वो फार्मूला सब जगह फिट बैठता नहीं है। चूँकि इंटरनेशनल रिलेशन आप काफ़ी अच्छे से समझते हैं, मैं इस पे आऊँगा। दूसरा कि आप हमला कर भी दिए, इजरायल ने हमला कर भी दिया ईरान पर, तो क्या ईरान के पास जो न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप हो रही है, क्या वाकई इजरायल सक्षम है उसको नष्ट करने में? मुझे जहाँ तक कि लगता है शायद सक्षम नहीं है। इन दोनों सवालों का जवाब लेकर के मेजर जनरल के सिन्हा साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन छोटा सा जवाब मैं शिवकांत शर्मा साहब आपसे मैं लेना चाहूँगा कि मकसद वाकई ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है या फिर कुछ और मकसद है? नहीं, वो भी मकसद है। और मकसद शायद जब ट्रंप ये कहते हैं कि उन्हें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए, तो मकसद ये भी है कि जब तक मुल्लाशाही है ईरान में, तब तक आप अगर बम का हार्डवेयर, ये सारी बातें हम कह रहे हैं ना कि फोर्डो में जो प्रयोगशाला है उसे, क्योंकि पहाड़ के नीचे है, तो अमेरिका के बम से उसे नष्ट करा दीजिए। आपने इस्फहान में, आपने नातांस में जो है वो ऊपर से बम डाल दिए, लेकिन तहखाने में अभी भी लगता है कि काम चल रहा है, उसको भी नष्ट किया जा सकता है। तो आप ये सारी चीजें नष्ट कर देंगे, आप कुछ वैज्ञानिक हैं उनको मार देंगे, लेकिन ये जो परमाणु कार्यक्रम जो है वो ईरान के शासन में, ईरान की पूरी जनता में इतना अंदर तक बसा हुआ है, इम्बेडेड है, कि उसको पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये भी हो रही है साथ में, या उम्मीद है कि अगर मुल्लाशाही गिर जाए, अगर तख्ता पलट हो जाए और नया कोई शासन आ जाए, और वो शासन ऐसा हो जो थोड़ा सा उदारवादी हो, जैसा कि जो इस्लामी क्रांति थी उससे पहले था, तो शायद चीजें बदलें। और जो ईरान बार बार ये कहता है कि साहब इसराइल को तो नेस्त नाबूद जमीन से खत्म कर देंगे। आप जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि ईरान को क्यों हक नहीं है, बाकी सब लोगों के पास परमाणु बम है, तो ईरान क्यों न बनाए? ईरान इसलिए न बनाए कि ईरान मेरे ख्याल से पूरे संयुक्त राष्ट्र के 200 देशों में अकेला ऐसा देश है जो दूसरे देश के समूल नाश की बार बार बात करता है, उसके लिए दूसरों को उकसाता है और उसके लिए काम करता है। तो मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र एक क्लब है 200 देशों का, तो उस क्लब में एक सदस्य को दूसरे सदस्य के सर्वनाश के लिए कैसे मतलब बर्दाश्त किया जा सकता है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर कोरिया भी ऐसा नहीं करता। पाकिस्तान जो है, ठीक है, भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें करता रहता है, लेकिन उस तरह से भारत के समूल नाश की बात पाकिस्तान भी नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान के पास भी इस लॉजिक से परमाणु बम नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के जो वही मैं पूछना चाहता हूं कि मुल्ला शाही की जिसकी बात आप कर रहे हैं या फिर जिसकी बात एम्बेसडर वोरा साहब ने किया, उस फार्मूले पे तो पाकिस्तान भी फिट बैठता है। तो उस पर हमला करिए, बोले कि तुम अपना परमाणु हथियार सरेंडर करो। ये तो देखिए भारत की गलती है। ये भारत को जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की प्रोसेस में था, प्रक्रिया में था, तब भारत को आवाज उठानी चाहिए थी, उसने नहीं उठाई। इसराइल आवाज उठा रहा है। इसराइल को लगता है कि ईरान के पास परमाणु बम आना उसके अस्तित्व के लिए संकट है। पाकिस्तान के पास परमाणु बम आना भारत के लिए हमेशा के लिए नासूर बन गया। अगर परमाणु बम नहीं होता तो आप खाली कन्वेंशनल लड़ाई में आप उसे हरा सकते थे, कुछ भी कर सकते। अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, अब आपको 4 बार सोचना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, इस पे तो वोरा साहब ने बखूबी बताया और फिर शिवकांत जी ने ही बताया कि क्यों हम चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, लेकिन हम इसलिए हमला कर दिए बातचीत के रास्ते को बीच में छोड़ करके कि उसको न्यूक्लियर वेपन बनाने से हम रोकने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इजराइल इसमें सक्षम है? अकेले दम पे वो ईरान को रोक सकता है परमाणु हथियार बनाने से, या फिर परमाणु ठिकाने हैं जहां पे वो डेवलप किया जा रहा है उसको नष्ट कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं उसको यूएस की मदद चाहिए ही होगी?
लक्ष्मण जी, देखिए, आपने कहा कि क्या जबकि ईरान चाहता है सीज फायर कर ले तो क्यों नहीं सीज फायर कर लेते हैं। शायद हम लोग इसको डिस्कस करना चाहते हैं 18 तारीख जो अभी गुजरा समय है, 15 तारीख से शुरू हुई है मेरे ख्याल से, 13 जून को हम उस फेज को लेकर बात करते हैं लाइजिंग रायन के बारे में, और फिर कहते हैं कि हम सीज फायर कर। हम भूल जाते हैं 7 अक्टूबर 2023 में ये जो चीज़ें हुई थी ऑल ऑफ सडन, और कौन किया था, किसने करवाया था, उस चीज़ों को हम इतनी जल्दी ही भूल जाते हैं, उस आकलन से निकाल देते हैं। वो तो इजराइल ने तो नहीं किया था, उसने तो आकर के अटैक नहीं किया था किसी के ऊपर, हमास पे, जो है हूती पे, हिजबुल्लाह पे, तो उसने तो नहीं किया था। हाँ, उसके ऊपर में इतनी जघन्य अपराध हुई और उसने अपने दम खम से, और ठीक है मदद लेना, ये कहना कि दूसरे के, उसके ही लोग, उसके ही सोल्जर, आईडीएफ ने पूरी परिस्थितियां बनाई, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे सीरिया में हो, और चाहे इजराइल के अंदर में आज के दिन में। और उसका जो मेन परपेचुएटर कौन है, ईरान है। और ईरान ने 2 दिन पहले क्या कहा था कि हमने दो हमारे उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आपने, इवन आपको भी पता है कि इजराइल के पास अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स हैं 80 के 100 तक, उसका आकलन है। डेमोना जो उसका न्यूक्लियर साइट्स है, उसके पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट हैं, हम आपको ऐसे ही तहस नहस कर देंगे। तो ये जो एक टेररिस्ट स्टेट है, जिसको टेररिस्ट को आप बढ़ावा देता है, और इसकी तुलना केवल पाकिस्तान से आप कर सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते हैं। आप ईरान के पीछे हम इतने पड़ जाते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ वहां से एक हमारा वहां चार बाहर पोर्ट है, या वहां पर हमने उनके साथ कुछ अच्छे संबंध हैं, तो इसके कारण हम आप अपनी की पूरी जो प्रक्रिया है कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, हाँ ये एरा वॉर का नहीं है, तो हम अभी तो वॉर पे गए थे ना ऑप्शन दूर में, अपने कंसर्न पे गए थे ना। और हम उस समय हमें कोई कह देता, इजराइल कह देता कि आप क्यों जा रहे हैं। आज के दिन में आप ये कहलाना चाहते हैं कि भारत को ये कह दे कि नहीं, ईरान का कुछ नहीं। यदि G7 के अंदर में 7 देशों ने कहा कि उसका, और बहुत सही है, उसका अधिकार है, ये उसके अस्तित्व के लिए वो लड़ रहा है, और इस अस्तित्व की लड़ाई जो वहां के ईरान के लोग, इजराइल के लोग लड़ रहे हैं, वही जानते हैं, और कोई नहीं लड़ सकता, ना आप लड़ सकते, ना मैं लड़ सकता हूं, पैनल में बैठे और कोई नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है और इतना डिटर्मिनेशन नहीं है। वो देखिए, ये चीजों थोड़ा सा हम डीपली जाएं, ईरान को कोई हक नहीं बनता, कोई हक नहीं। और अपने बोरा साहब ने बहुत अच्छा बनाया कि वो न्यूक्लियर जाए। किस लिए न्यूक्लियर जाए? वो कहता है ना कि हम आपको हटा देंगे, इस धरती से हटा देंगे। ये इजराइल तो नहीं कहता ना, इजराइल के पास में तो ऑलरेडी वेपन्स हैं, वो तो नहीं कहता कि ईरान को, वो तो इतनी करने के बाद अपनी शहादत दे रहा है। ये जो आप देते हैं इतने दूर, तकरीबन 2000 किलोमीटर, 1524 किलोमीटर तो ऐसे नियरेस्ट पॉइंट से 2000 किलोमीटर उसके फाइटर्स आते हैं और वो कर रहे हैं, अपनी जानों की कुर्बानी पे लगा करके वो कर रहे हैं, और आपके लिए हमारे लिए कर रहे हैं वो। ये आप यदि सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है लक्ष्मण साहब। ये जो उसने लड़ाई लड़ी है ना, ये आतंकवाद की, और वो आतंकवाद की दूसरी लड़ाई भारत लड़ रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर में लड़ा है। और हम इसको बैठ करके हम ये कहें कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेसी हैं, हम प्रेम के पुजारी हैं, हम गांधीवादी हैं, तो ये गांधीवादी हमें विजय तो नहीं मुबारक है भाई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मैं आपसे आपने कहा कि दुनिया के सारे लोग बना रहे हैं तो उसको हक है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि भाई वो भी सोवरेन कंट्री है, उसको क्यों रोक रहे हैं। तो यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये दरअसल असली वजह ये है जिस वजह से सिर्फ इजराइल नहीं, पूरी दुनिया चाहती है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। एक सेकंड और लूंगा, एक सेकंड और लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल, हाँ एक सेकंड। देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में जब हम हम 98 में गए, वी बिकेम न्यूक्लियर, दैट इज द टाइम। इवन 74 के आसपास, 75 के आसपास जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो इंदिरा गांधी ने ऑफर किया था पाकिस्तान को, वो खुल के नहीं आया कि आपको भी हम न्यूक्लियर न्यू हाउ देते हैं। और देखिए, जो 98 में हमारे जाने के, हमारे 10-15 दिन के अंदर में वो न्यूक्लियर हो गया। उसके पास कोई, AQ खान की ये जो कहानियां है ना, वो ऑपरेशन सिंदूर में खुल गई हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको किसने दिया है, वो आपको भी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि उसके पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और कितनी कैपेबिलिटी है। बिल्कुल नहीं तो पाकिस्तान ऐसे देश में जो टैक्टिकल नौकर की बात करता है, कहता है कि आपके सर पे फोड़ देंगे,
और यही ईरान कहता है, और ये बोरा साहब बड़ी अच्छी तरह से बता रहे थे, और हमारे पहले स्पीकर साहब संवाददाता साहब ने भी इनको बताया। देखिए आज के बात में क्या है, और क्या यदि आप समय दें या फिर बात में यदि आप देंगे तो मैं बताऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, होना क्या चाहिए। मैं सिन्हा साहब इस पे आऊंगा, हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। दो हमारे खास मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनको भी शामिल कर लूं डिबेट में, फिर आपके पास दोबारा से आऊंगा। मैं एम्बेसडर त्रिपाठी साहब हैं और सुशांत सरीन साहब हैं। सुशांत जी नमस्कार, आप थोड़े देर से जुड़े हैं। हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि आखिर ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से क्यों रोका जा रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। इस पे अलग अलग मत निकल के सामने आया। अब एक सवाल ये उठता है कि जो रुख में बदलाव या फिर जो रुख पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया है, आपको लगता है कि अब सीधे इन दोनों वॉर के बीच में खुलकर सामने आने को तैयार हैं? यार डोनाल्ड ट्रंप की प्रिडिक्शन करना तो आप ही कर सकते हैं, हमारे मेरे तो बस की नहीं है। वो क्या कल क्या बोल रहे थे, सुबह क्या बोल रहे थे, शाम में क्या बोल रहे थे, बोल के पलट कब जाएंगे, पलट के वापस पलट कब जाएंगे, और फिर अगर जो बोला है उसको कैसे समझेंगे और कैसे समझाएंगे, ये मेरे बस की बात तो है नहीं। तो अब वो क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये तो यही बेहतर जानते हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कोई भविष्यवाणी करनी तो मेरे ख्याल खतरों का खिलाड़ी का काम है, मेरा तो काम नहीं है ये। लेकिन आपको लगता है कि इजराइल मान के चल रहा है कि स्थिति और ज़्यादा बिगड़ी तो यहाँ पे यूएस हमारे साथ रहेगा, और यूएस अगर यहाँ पे साथ आता है तो ये पूरे जंग को किस रूप में आप देख रहे हैं बदलता हुआ? यार मेरे ख्याल ये एक्सपेक्टेशन तो जरूर होगी कि अगर अमेरिका आ जाए तो देखिए, क्योंकि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ इजराइल को ही नहीं खटकता ना, वो तो अमेरिका को भी वो यूरोप को भी खटकता है, वो बहुत सारे जो खाड़ी के जितने अरब देश हैं उन सबको खटकता है। यहां तक कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा एक तबका ये है, जबकि पाकिस्तान ने जो पहले ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस थे जिसमें वो एनरिचमेंट कर रहे थे, वो पाकिस्तानी डिजाइन के हैं, ये इन्होंने उनको दिए थे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि यार ईरान के पास अगर परमाणु शस्त्र आ गए तो ठीक नहीं होगा, इससे अस्थिरता फैलेगी। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु शस्त्र हो। अमेरिका तो सर्टनली नहीं चाहता अमेरिका, लेकिन ये है कि ट्रंप खुद इस युद्ध में आना चाहेंगे, अपना हिस्सा डालना चाहेंगे या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या अमेरिका के इस युद्ध में शामिल हुए बगैर वो सारे युद्ध के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं जो इजराइल ने अपने लिए लगा रखे हैं? क्योंकि देखिए, अभी तक हमले तो ताबड़तोड़ किए हैं इजराइल ने, और एक लिहाज से डोमिनेशन भी हो गई, लेकिन क्या जो उद्देश्य था, जो दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक तो ये था कि उनके परमाणु शस्त्रों को खत्म करना, नष्ट करना, सारे परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना, जैसे इराक में किया था। लेकिन दूसरा ये है कि रेजिम चेंज करना। रेजिम चेंज को तो रहने देते हैं कि सरकार का तख्ता पलटता है, नहीं पलटता, लेकिन जो परमाणु शस्त्र हैं, वो अभी तक की इंफॉर्मेशन है वो ये है, वो जमीन के इतना नीचे हैं कि इजराइल के जो हैं वो ऊपर ऊपर तो सारा अटैक कर सकते हैं, लेकिन जहां करना चाहिए वहां उनकी पहुंच क्या, और इस पर अभी तक कोई हमारे पास पुष्टि नहीं कि वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं। उसके लिए उनको अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास शायद ऐसे शस्त्र हैं जिससे वो आप उद्देश्य आपका पूरा हो सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए इस युद्ध में आना, उसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जिसको शायद अमेरिका को, मेरे ख्याल वो पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब एक असमंजस की स्थिति है कि क्या वो आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो किस रूप में आएगा, क्या सिर्फ इजराइल का समर्थन करेगा या अपना भी हिस्सा डालेगा। अगर खुद अपना हिस्सा डालेगा तो फिर ईरान की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या ईरान जो सारा तेल का रास्ता है वहां पर वो बंद कर देगा, समुद्री रास्ते को बंद करेगा, अगर वो करता है तो फिर क्या होगा। तो ये तो अब एक ऐसा खेल है जिसको आप अगर एक बोर्ड गेम में तब्दील कर दें तो मेरे ख्याल उसमें बहुत ज्यादा पैसे बना सकते। अब तो ऐसी संभावनाएं हैं।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से ईरान ने एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर खुल करके आप आएंगे तो हमारे पास कई सारे विकल्प हैं जिसको अपना सकते हैं, जिसमें तेल के रास्ते को बंद करना भी। ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो धमकियां होती हैं, इस पे थोड़ा नमक मिर्च मसाला छिड़क करके इसको लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मदर ऑफ ऑल बैटल्स, द डोर्स ऑफ हेल विल ओपन अप, इस तरीके की जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतनी औकात होती नहीं है जितनी ये दिखाते हैं। तो धमकियां जो है वो अपनी जगह ठीक है, उसको फेस लेकिन वैल्यू उसको पर नहीं बहुत लेनी चाहिए। ज्यादा हाँ, बिल्कुल। हाँ, बस एम्बेसडर त्रिपाठी साहब जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी साहब, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, अभी सुशांत साहब ने भी कहा कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो एक सवाल भारत के लिए उठ खड़ा होता है कि अब भारत यहाँ से किस तरीके से दोनों के साथ, चूँकि रिश्ते दोनों के साथ अलग अलग रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं ईरान के साथ, तो इजराइल के साथ कारोबारी के साथ साथ सैन्य रिश्ते भी हैं, तो कैसी रणनीति अपनाए कि दोनों के साथ एक समान दूरी बनाए रखते हुए भी हम अपने हित को प्रोटेक्ट करके रखें? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए? देखिए लक्ष्मण जी, ये चैलेंज तो होगा, और इस चैलेंज का बखूबी हमने सामना किया है यूक्रेन और रूस के युद्ध में। आपने देखा कि दोनों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने वहाँ पे कभी भी डायरेक्ट इंटरवेंशन से या मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। हमने ये कहा कि ठीक है, हम ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन हम पैदा करने की कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, युद्धरत पक्ष जो हैं, वो दोनों आकर के नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। और हम इसलिए भी नहीं कर सकते, देखिए कि आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर मामले में हम मध्यस्थता करेंगे, तो हमने साफ कह दिया था कि हमारी नीति है कि दो पक्षों के बीच में हम मध्यस्थता नहीं चाहते, इसलिए हम आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी के चलते हमने रूस और यूक्रेन के बीच में कई बार की फ़ोन वार्ता के बावजूद हमने मध्यस्थता का प्रस्ताव उनका ठुकरा दिया, क्योंकि हमें पता है अगर हम मध्यस्थता करेंगे तो ये हमारी कश्मीर नीति के ठीक विपरीत होगा और फिर हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो हम मध्यस्थता तो नहीं करेंगे। एक चीज़ तो ये है, हम ये कहते रहेंगे कि दोनों पक्षों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, युद्ध विराम करना चाहिए, वहाँ तक सही है। तो वो तो हम उतना करेंगे। रही बात ये कि ट्रंप क्या करते हैं या खमनेई क्या करते हैं, तो देखिए जहाँ तक मेरा आकलन है ये है कि अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल नहीं कूदेगा। 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं यूक्रेन के साथ युद्ध में, और अमेरिका डायरेक्टली अमेरिकन सैनिकों के पांव यूक्रेन में नहीं पड़े हैं, क्योंकि सबके ऊपर अमेरिकी जनता कहती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे सैनिक बॉडी बैग्स में वापस लौटें। और इतिहास ये दिखाता है कि जहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपना हाथ डाला है, वहाँ वहाँ हाथ जला है, या कोरिया हो, क्यूबा हो, वियतनाम हो, और इसके साथ ही बल्कि इराक भी हो, लीबिया भी हो, क्योंकि वहाँ पर शांति पूरी नहीं हुई है, या आप कहते हैं अफ़गानिस्तान हो, या अभी आगे जहाँ भी अमेरिका हाथ डालेगा। तो मेरे ख्याल से अमेरिका को अभी प्रत्यक्ष में आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, जब उसका काम इजराइल को आगे करके चल रहा है। आवश्यकता चल रहा है, ये आपने सही रास्ता बताया। लेकिन एक जो बात आपने कही, इस पर मैं सुशांत जी का उनकी राय जानना चाहूँगा कि जो रणनीति भारत ने रूस यूक्रेन के मामले में अपनाई, क्या वही रणनीति यहाँ अपनाए तो सफल होगा? और दूसरा, भारत को पहले से अगर प्रिपेयर होना पड़े तो क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल यहाँ तक तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हम कितना हिस्सा डाल सकते हैं, कोई हम किसका पक्ष में हम जा सकते हैं। हमारे लिए इजराइल जो है बहुत घनिष्ठ मित्र है, और इजराइल ने हमारी बहुत ज्यादा मदद की है जब भी जरूरत पड़ी है। और दूसरी तरफ ईरान है जिसके साथ हमारे काफी अच्छे रिश्ते हैं, और उसकी भी हमारी और उनकी जो है सामरिक लेवल पर कई चीजों के ऊपर सहमति है। तो हमारे तो दोनों के साथ इंटरेस्ट जुड़ते हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत
मुश्किल हो जाता है बाकी देशों के बनस्बत कि हम किसी एक पक्ष की तरफ अपना पलड़ा डालें। और अब ये वो वाला टाइम भी नहीं है 30 साल 40 साल पहले का कि हम आंखें बंद करके बिल्कुल बिना सोचे समझे हम इजराइल के खिलाफ, अब वो भी वक्त नहीं रहा। तो अब हमारे को एक बीच का ही रास्ता निकालना पड़ेगा। हमारे लिए मुश्किल ये होगी कि अगर इजराइल हमसे कुछ मांगता है तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे, और उसी तरीके से अगर ईरान से कोई गुहार आती है तो वहां पर भी हम इनकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों ये भी समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम कुछ ऐसा ही रास्ता निकालेंगे जिसमें हमारी कोई बिगाड़ ना हो। लेकिन फिर हमको ये भी याद रखना चाहिए कि जब हमारा पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और देश के खिलाफ जब हमारा फड्डा पड़ता है तो फिर बाकी देशों की भी यही रवैया रहता है। तो फिर हमारे यहाँ पर जो पागलों की तरह लोग वो शुरू कर देते हैं ना कि जी हमारे साथ तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ, जी हमारे साथ तो हुआ ही नहीं। तो फिर उस तरीके का जो है वो नहीं करना चाहिए हमारे को। रिश्तों में यही हो, हम भी यही करते हैं, बाकी भी हमारे साथ यही करेंगे। अगर पंगा लेना है किसी से तो अपने बलबूते के ऊपर लें, अपनी ताकत के ऊपर लें, किसी और के ऊपर निर्भर ना करें। और अगर किसी और के ऊपर निर्भर करना है तो फिर पंगा मत लें। बिल्कुल, अगर निर्भर करना है तो फिर पंगा ना लें। मैं यहाँ पे वोरा साहब आपको जोड़ूंगा कि यहाँ पे भारत में एक डर जो लोगों को सता रहा है वो ये कि बात अगर आगे बढ़ी तो जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है उसका रास्ता बंद हो जाएगा। वो बहुत हद तक हम लोग 2/3 क्रूड ऑयल उसी रास्ते से गुजरता है, स्ट्रेट हार्मुज के रास्ते से। LNG आधा हम उसी रास्ते से इंपोर्ट करते हैं। तो ये सारी हमारे लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे भारत को अभी से कोई एहतियातन कदम उठाना चाहिए, कोई रास्ता है या फिर नहीं, वेट एंड वॉच के अलावा कोई रास्ता है नहीं? सलीम साहब की बात सुनिए, मैं क्या कह सकता हूँ। इनकी जानकारी बेमिसाल है। ही इज ब्रिलियंट, ही इज द बेस्ट। आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया क्या हो रहा है सलीम साहब। आपने अभी जो सवाल पूछा है ना कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, मैंने भी ये सुना है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा, चंद्रमा पर सुनामी आ जाएगी, सूरज में अंधेरा हो जाएगा, ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस मैं सुनता रहता। अब सर एक सवाल, जितने आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इजराइल का लक्ष्य क्या था इस अटैक में? सिर्फ उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना या मुल्ला रेजिम को भगाना? अगर मुल्ला रेजिम को भगाना था तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना एक पहला कदम था, और उसके बाद मुल्ला रेजिम चलिए। अगर ये दो उसके लक्ष्य हैं तो जो ट्रम्प साहब चले गए हैं कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, सर आई एम कन्विंस्ड कि अगले 24 या 48 घंटे में मुल्ला रेजिम इतिहास के पन्नों में पहुंच जाएगी, इतिहास के डस्टबिन में चली जाएगी। वहां पे जो कुछ होना, इलेक्शन हो, बाहर से कोई सरकार आए, इराक में जो हुआ था आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, लीबिया में क्या हुआ था, आज तक उसका परिणाम भुगत रहे हैं। मेरा मानना है कि रेजिम चेंज इज राउंड द कॉर्नर, और फिर ये हॉर्मुज कुछ बंद नहीं होगा। हम तो वैसे भी ईरान का तेल नहीं खरीदते, ये तो कहने की बातें हैं। ईरानियन ऑयल फील्ड्स फिर से ऑपरेट होंगी, प्रतिबंध हट जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन होगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से देश की कंपनियों को मिलेंगे? इराक में तो आप जानते हैं अमेरिकन बैठे हैं, सब कुछ वही वहीं पे कर रहे हैं। लीबिया में भी काफी हद तक वो लोग बैठे हुए हैं। तो यही चीजें होने वाली हैं। इट्स वेरी वेरी क्लियर। और इजराइल के लिए हमेशा के लिए ये खतरा खत्म हो जाएगा और इजराइल बनेगा चौधरी मिडल ईस्ट का, जो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा होगा। वहां पे फिर दंगा फसाद नहीं होगा। कई देशों ने समझौता कर लिया था, इजिप्ट ने शुरू किया था, बहरीन ने किया था, सऊदी अरेबिया करने वाला था, सूडान ने भी कर लिया था, फिर ये हमास का अटैक हुआ एटसेट्रा। लेकिन जैसे ही ये जंग वहां खत्म होता है, ये सारे अरब देश आके प्राइवेटली कहेंगे नेतन्याहू, डार्लिंग बड़ा अच्छा किया, इस कमीने को भगा दिया। यू वेट एंड वॉच सर। सिन्हा साहब, मेजर जनरल सिन्हा साहब, आप भी सहमत हैं? वोरा साहब तो डेडलाइन भी दे दी, 24 से 48 घंटे काफी अहम है। देखिए, बोरा साहब की बातों में बहुत ज्यादा गहराई है, भले ही वो थोड़े सरल शब्दों में बातें करते हैं। बहुत गहराई है, बहुत पकड़ है। और हाँ जी हाँ, देखिए जो बात है जो कह देते हैं, ये तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। किसकी ताकत की है? क्या ईरान के पास वो शक्ति रही बची कि वो कर देगा? अपने 20 जनरल को तो बचा नहीं पाए वो। हाँ, अपने 2 एटॉमिक एरिया जो नेटाज है उसको तो बचा नहीं पाए। वही कितनी क्षति हुई उसकी आकलन दूसरे समय होगी। देखिए, ये जो पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप साहब का 2016 में, उसके पहले हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में उनसे सबसे ज्यादा तेल लेते थे।
वो तो हमने उसके में केवल उनके कहने पे बंद कर दिया ना। और क्या कर लिया ईरान ने, क्या किया? ये जो हम जब देखते हैं वर्ल्ड डिप्लोमेसी के अंदर में, हम जो ये डरते हैं, हम तुलना कर देते हैं रशिया और यूक्रेन की बात की, और उसको सीधा तुलना कर देते हैं इजराइल और ईरान के बीच में। ये दो अलग चीज हैं। आप एक मून है, एक कोई मैं तो दो अपोजिट चीजें हैं, उसको हम तुलना कर देते हैं कि वहां पर तो हम दोनों साथ मिलकर खड़े हैं। किसने कहा कि हम वहां पर यूक्रेन के साथ एकदम खड़े हुए हैं? केवल हम अपनी चीज को तरीके से बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। हमने तो ये कहा ना, और दिस एरा ऑफ वॉर तो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया। सब अपने इंटरेस्ट से काम होती है। देखिए लक्ष्मण साहब, और इंटरेस्ट होती है जो आज अचीव किया है इजराइल ने, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी ताकतें नहीं पूरी कर सकती हैं। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई टोटली 100% एग्री विद दीपक बोरा। उनका आकलन सही है। एंड हम जब किसी चीज को आकलन करते हैं तो हम अराउंड द बुश थोड़ी सी इधर छोड़ दें उधर छोड़ दें, ऐसा तो फिर तो गलत है आकलन ना हमारा। हमारे आकलनों में कहीं ना कहीं तो एक आपको डेफिनेट फॉर्म ये होना चाहिए ना। क्या होगा वो तो दिख रहा है। आप देख रहे हैं 2023 से ये लगातार चीजें चल रही हैं। वी हैव टू टेक, हम लोगों ने एक टर्म लिया था बिगिनिंग ऑफ दैट कि इट इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन और रशिया के बीच में, ये चलेगा लंबा एंड रशिया मस्ट प्रिवेल। ये क्योंकि यदि पूरे वर्ल्ड के अंदर में मल्टीपोलैरिटी के अंदर में एक फर्म डिसीजंस है, वी कांट वेवर कि वो यूक्रेन भी तानाशाह बन जाए और एकदम से खलीफा बन के निकल जाए। मैं तो नहीं मानता, मेरे आकलन नहीं कहते। मेरा आकलन एब्सोल्युटली क्लियर है। आपको मैं अपने शब्दों में बता दूं, भले ही इजराइल हैज डन इट, नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन डू दिस व्हाट दे हैव डन इट इन द वेस्ट एशिया, एंड एवरीवन will be towing the line of Israel. Iran days are over. It is a matter of time. ठीक है, उन्होंने क्या 79 से क्या इतना अच्छा देश ईरान का, तो हम लोग जो हम लोग पढ़ते थे, जो हम जाते थे, देखा है उनको। इतनी अच्छी देश को आप मुल्ला शाही बता दिया। और किसने किया ये बस खुमैनी इन लोगों ने आके कर दिया। आज के दिन में यदि मैं थोड़े दिन पहले ईरान से होकर आया हूं, सुने, मैं होकर आया हूं, वहां पर 60% मस्जिदों में अभी वो नमाज नहीं पढ़ते। लोग डजंट वांट टू बी विद वो हार्ड लाइन, नहीं चाहते हैं। यासा अमीनी आपने देखा ना भाई, उसको किस तरह से मार दिया वहां के IRGC। लोग बोलते नहीं हैं। ये क्यों लोग ये तेहरान छोड़ के जा रहे हैं लंबी कतार? हम यदि उसको नहीं पढ़े तो आई कांट रीड द बैटल भी, आई कांट। हम फिर पुरानी रेटरिक्स में बात करें तो लक्ष्मण साहब, चीजें बदल चुकी हैं। It is a matter of time and Donald Trump will jump now in this because उनको वहां से फायदा लेना है। वो डील की बात कर रहे थे, 6 राउंड का डील वो कर रहे थे ओमान के साथ में। He wants to get into this area और कोई चीज नहीं रुकेगा। आप जोर लगा लीजिए। ये हॉर्मोज को किसकी ताकत है? ईरान की ताकत है इसको बंद करने की। वो तो कोई पागल जो मिलिट्री चीज को नहीं समझता, सामरिक चीज को, वही बोल सकता है। वही बात कर सकता है। तेल के दाम बढ़ जाएंगे। हार्मुज से इसलिए डरते हैं ना लोग तो देखिए आशंका से डरते हैं। रेड सी मामले में हमने देखा है, रेड सी वाले मामले में आपने देखा कि कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब तो हो ही गए थे हम लोग। तो वो तो आतंकी देश है ना। वो क्या कर रहा है? हुती क्या कर रहा है? वो आतंकी का हमला आप उसको अच्छे मानते हैं क्या? कि जो हुती कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है सब जगह, और हम डर के रह जाएं? तो फिर कल यही चीज यदि चाइना वहां कर दे आपका उसके बगल में, आपको जाने नहीं दे, जो वो भी है ताइवान वाला जो स्टेट है, यही चीज उधर को मिल रहा है कि ऐसा नहीं होता है। जी हाँ, जी ऐसा नहीं होता है साहब, ऐसा नहीं होता है। वेरी क्लियरिटी में इन मिलिट्री डोमेन इट डजंट हैपन दैट वे। हाँ बिल्कुल, जो डर है वो आपने भी खत्म किया। सुशांत सरीन साहब ने भी सही कहा कि उनकी बातों पे ना जाए। वो बोलते बहुत ही मसाला लगा कर हैं, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी दूर होती है। शायद यही हो, लेकिन इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अमेजदा त्रिपाठी साहब और शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास आऊँगा मैं, लेकिन लौटता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इजरायल ईरान वॉर को लेकर के, और इससे भारत
की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पे चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा साहब हैं, एम्बेसडर त्रिपाठी साहब हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ शिवकांत शर्मा साहब हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा एम्बेसडर त्रिपाठी साहब कि अभी भारत के लिए सबसे बड़ा इमीडिएट चैलेंज क्या है, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे काम करने जाते हैं, बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं। अभी जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। तो ये माफ़ी चाहूँगा, तो ये शॉर्ट टर्म मेजर होगा कि हमें कोई इन सब चीज़ों का परमानेंट उपाय सॉल्यूशन ढूंढ के रखना होगा? देखिए, परमानेंट उपाय तो आप कहीं भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएगा और कब शुरू हो जाएगा। और भारतीय छात्र या भारतीय अप्रवासी जो हैं वो ज़्यादातर देशों में हैं, तो आप इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसलिए परमानेंट उपाय नहीं होगा। यह है कि पहले जो हमारी स्थिति थी, हमारे पास वेयरविदल नहीं थे इतने ज़्यादा, या हमारे पास SOPs नहीं थी कि कहीं भी अगर हमारे छात्रों को या हमारे अप्रवासी भारतीयों को निकालना हो तो कैसे निकालना है, उसका कोई खाका नहीं था। अब हमारे पास खाका भी है, हमारे पास उसका पूरा SOP भी है, और ये भी हमें पता है कब कैसे किस चीज़ की मदद से हमें करनी चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कुवैत युद्ध जब हुआ था, जब हमने निकालने की कोशिश की थी, तो उसमें हमें काफ़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ प्लान, कोई योजना नहीं थी। अब हमारे पास योजना है। आपने देखा यूक्रेन युद्ध में हमने यूक्रेन से कैसे लोगों को निकाला, सूडान से हमने कैसे लोगों को निकाला, और अब ईरान से भी हम कैसे लोगों को निकाल रहे हैं। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास तो पैराफर्नेलिया है, हमारे पास ये ताकत है कि जहाँ भी युद्ध क्षेत्र में, अशांत क्षेत्र में हमारे हिंदुस्तानी पड़े हुए हैं, उनको हम वहाँ से कैसे सकुशल निकालें। अब यह है कि कब निकालना होता तो तुरंत नहीं होगा। अब मिडिल ईस्ट में भी देखिए, जो 90 लाख भारतीय आप कह रहे हैं कि प्रभावित होंगे, इतनी जल्दी नहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि ये युद्ध बहुत देर तक बहुत दूर तक नहीं जाएगा। ये युद्ध जल्दी ही ख़त्म होगा। मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन में शायद दो चीज़ें हों, जैसा कि इजरायली एम्बेसडर ने कहा है, लेकिन उन्होंने इशारा किया है, लेकिन उन्होंने खुल के नहीं बताया। लेकिन मेरे विचार से कि अगले 2-3 दिनों में ईरान के जो मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहाँ पर नुकसान पहुँचाया जाएगा। इंफॉर्मेशन विंग को तो उनके नेशनल टीवी को आपने देखा है कि ख़त्म कर दिया गया है तकरीबन, और इसके साथ साथ खमेनेई को एलिमिनेट करने की कोशिश होगी, और शायद सफल भी हो जाएगी। क्योंकि आप देखें ईरान में जो हमले हुए, शुरुआती हमले वो इजराइल से ईरान में नहीं हुए, ईरान से ईरान में हुए, क्योंकि मोसाद ने पिछले 4 सालों से वहाँ अपने ऑपरेटिव्स को वहाँ पर इस तरह से भेजा, प्रशिक्षित किया, हथियार छोटे मोटे ले गए ताकि जरूरत पड़ने पर उनका काम किया आपने बड़ी बात कही कि जिस तरह की तैयारी है उसमें सिर्फ परमाणु हथियार से रोकना ही नहीं है, बल्कि आगे चल के सत्ता परिवर्तन की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ पे शिवकांत शर्मा साहब कि अगर मान लिया जाए ये युद्ध में ईरान कमज़ोर पड़ जाता है, तो क्या ये स्थिति पैदा हो सकती है क्या कि वहाँ के लोग खुद ब खुद चाहें कि नहीं जी अब तो इनको बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि बता भी रहते हैं के सिन्हा साहब कि वहाँ पे बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग हैं जो चाहते नहीं कि इस तरह के कट्टरवाद और मुल्लावाद के पक्ष में रहें। वो लोग पहले 79 से पहले वाली स्थिति में वापस लौटना चाहते हैं, जो एक गोल्डन एरा था उसको वापस पाना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है। बहुत से लोग इस वजह से भी नाराज हैं क्योंकि उनको आर्थिक संकट का, आर्थिक विपन्नता का सामना करना पड़ा है, और पिछले जो 50 साल हैं, 45 साल हैं इस्लामिक क्रांति के, वो बहुत अच्छे नहीं बीते हैं। लेकिन इस तरह के जहाँ रिजीम होते हैं, तानाशाहियाँ होती हैं, वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि तानाशाही को हटाना इससे बड़ी चुनौती तानाशाही की जगह कौन आएगा ये होती है। अब आप मिसाल देख लें सीरिया की, मिसाल देख लें इराक की, लीबिया की, इन सब का जिक्र अभी बातचीत के दौरान आया।
ईरान भी वैसा ही देश है। तो मुल्लाशाही अगर हट गई, मान लीजिए खमेनी को जो है वो समाप्त कर दिया गया या किनारे कर दिया गया, उसके बाद क्या होगा? क्योंकि ईरान के भीतर जो विपक्ष है वो इतना बटा हुआ है। अभी पीछे जब ये आंदोलन शुरू हुए थे, महिलाओं के ऊपर जब जो है वो उनको हिजाब को लेकर के प्रतिबंध लगाए गए थे और उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, तब बहुत से गुटों ने मिल करके एक मंच बनाने की, एक मोर्चा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई। इतने ज़्यादा। और फिर ईरान ऐसा देश है जिसने, देखिए, लेबनान में, जॉर्डन में, इराक में, सीरिया में, सब जगह अपने प्रॉक्सीज फैलाए हुए थे, यमन में। तो जिसने बाहर इतने सारे गुट फैला रखे हैं, उसने उसके अंदर क्या चल रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। एक बार गृह युद्ध शुरू हो गया, एक बार जो है वो ये मुल्लाशाही चली गई, तो उसके बाद का मंजर क्या होगा वो बहुत भयानक भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। ट्रंप जो है इसीलिए परेशान भी हैं। वहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उसमें एक बड़ा मुद्दा यही था कि अगर वहाँ रिजीम चेंज होता है तो उसके बाद क्या होगा? और ट्रंप के उसके एक बाद क्या सबसे बड़ी होगा? समस्या ट्रंप के अपने पाले में है कि उनकी अपनी जो पार्टी है उसमें 2 धड़े हैं। एक उनका मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला धड़ा है, बहुत बड़ा धड़ा है। और दूसरा धड़ा पुराने कंजर्वेटिव जिनको नियोकॉन कहते हैं, उनका है। तो वो धड़ा जो है नियोकॉन वाला, वो चाहता है कि यही मौका है, पृथ्वीराज वाली बात है, मत चूके चौहान, इसी वक्त ईरान कमजोर है और वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया जाए और उसका जो परमाणु कार्यक्रम है पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जो उनका उनका जो मागा धड़ा है, जिसके बलबूते पे वो चुन के आए हैं, वो कतई नहीं चाहते कि दोबारा जो दूसरे है चक्रों अमेरिका, पर। वो भी पश्चिम एशिया में जाकर के पांव उलझाए। और तीसरी समस्या उनकी ये है कि उनकी अपनी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट, तुलसी गबार्ड ने उस पे बयान दिया था जिसके बारे में उन्होंने ये कह के जो है उसको किनारे कर दिया कि वो जो कुछ करती रहे, कहती रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईरान जो है अभी 3 साल दूर था परमाणु बम बनाने के। ऐसे कोई आसार नहीं है कि ईरान अगर चाहता तो परमाणु बम बना सकता था। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है, काफी रिसर्च के बाद तैयार की गई है तुलसी गबार्ड ने। इसके बाद तो आपकी जो खुफिया एजेंसियां कुछ कह रही हैं, आपकी पार्टी के दोनों धड़े कुछ कह रहे हैं, तो एक तरह से वो अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। और ऐसे में अगर कहीं उनकी सेना पे कहीं इतने सारे बेस हैं खाड़ी में, कहीं जरा सा किसी ने या किसी प्रॉक्सी ने हमला कर दिया तो उनको कूदना पड़ेगा, और कूदना पड़ेगा तो उसका हश्र क्या होगा? तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, इसीलिए भाग करके वहां आए हैं। हालांकि इसमें एक रिपोर्ट ये भी आई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिसका कहना था कि 400 किलो यूरेनियम जो है सो वो अभी ईरान के कब्जे में है, जिसकी प्योरिटी 60% प्लस है, जो काफ़ी हद तक सफिशिएंट होता है परमाणु हथियार बनाने के लिए। ये एक इमीडिएट ट्रिगर था जिसको लेकर ये लोग वहाँ पे हमला करने के लिए उतारू हुए। यहाँ पे एम्बेसडर वोरा साहब, ये एक बड़ा अच्छा मुद्दा शिवकांत जी ने रखा कि ठीक है, वहाँ पे अगर ईरान को ईरान को इजराइल हरा भी देता है तो उसके बाद क्या होगा? सत्ता परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि ईरान कमजोर होगा कि ईरान मजबूत होगा। सर, इराक में आपको मालूम है ना, जब श्री सद्दाम हुसैन को भेज दिया गया था जहां भेजना था, क्या हुआ था? टोटल केओस। लीबिया में आज तक वो चल रहा है, श्री गद्दाफी साहब को भेज दिया जहां उनको जाना चाहिए था, वहां पर भी यही दंगा हो रहा है। यमन में तो आप जानते ही हैं क्या हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ होता है। अगर ईरान में दंगा होता है, टू पुट इट वेरी क्रूडली सर, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं, और मेरे प्यो तक की जाता है, पाकिस्तानी लोग यही कहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता, दंगा हो और दंगे के बाद वहां पे अपने आप स्थिरता आएगी। कौन सी दुनिया में सर, पेरू में या साउथ अफ्रीका में या मंगोलिया में क्या असर पड़ेगा अगर ईरान में दंगा होगा? ऑयल चलता रहेगा, हॉर्मुज कोई बंद नहीं होने वाला, जैसे जनरल साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है, एंड ही इज ब्रिलियंट इन हिज एनालिसिस। वो तेल आता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोना कुछ महंगा हो जाएगा, तेल कुछ महंगा हो जाएगा, सऊदी अरेबिया ज्यादा तेल पैदा करेगा, फिर प्राइसेस गिर जाएंगी। देयर इज नॉट एन इशू। वहां क्या होता है उसकी मैं फिक्र क्यों करूं सर? मैं तो चाहता हूं कि ये मूल्य जाएं। मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो मैंने खत्म कर दिया उनका। मैं चाहता हूं कि मूल्य चले जाएं, और जो नई सरकार जो भी आए, वो अगर इंटरनल स्ट्राइफ है तो फिर वो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में थोड़ा ना सोचेंगे कि एक दूसरे पे बॉम्ब फेंकेंगे आप। वो तो अपने आप को वहां स्टैब्लिश करने की कोशिश करें। वो शाह ईरान का जो
बेटा है, जो मैं मिला हुआ उसे न्यूयॉर्क में, 60-65 साल का है, उसकी तो एक बहू भी उसकी यहूदी है, वो शहनशाह का जो जो क्लेमेंट है टू द थ्रोन ऑफ ईरान। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो ईरान में अगर दंगा होता है तो होने दीजिए सर। कई सालों तक, क्षमा कीजिएगा जनरल साहब, अम्बेसडर त्रिपाठी, मेरे को कई सालों तक विदेश सेवा में बताया गया कि अगर पाकिस्तान में दंगा होता है तो वो हमारी स्थिरता के लिए ठीक नहीं है। एरेंट नॉनसेंस। जितना दंगा हो मैं उतना ही तेज भांगड़ा करूंगा सर। एग्जैक्टली द सेम विद मुझे मैनू की फर्क पैंदा है, जाओ एक दूसरे को मारो काटो, ठीक है, देखी जाएगी। हाउ आर यू हर्टिंग मी, यू आर नॉट। होता हूँ बिल्कुल। हालांकि एक बात बोल दूं एम्बेसडर वोरा साहब, अभी मैंने गौर किया कि आपने जो जैकेट पहन रखा बड़ा खूबसूरत सा है, और मुझे लगता है यहाँ से किसी पार्टी में जाने वाला ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपको फ्री भी करूँगा। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, सवाल वही है आपसे भी कि इस युद्ध के बाद ईरान कमज़ोर होगा कि मजबूत होगा? देखिए, ये मेरा तो ये मानना है कि यदि ईरान के अंदर में जो अभी मुल्ला शाही है, जो कि इतनी ज़्यादा एब्सोल्युटली आप एक टेररिस्ट का ही आप देखें, वो तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो अंदर ही कुछ लोग हैं, ये तो पूरे के पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में अपना यही चलाते हैं, तो वो किसी भी हालत में मजबूत होगा। देखिए, वहाँ के जो यूथ हैं वो बहुत बेचैन हैं। यदि आप उनके आंकड़ों को यदि आकलन करें कि आपका इन्फ्लेशन कोई कहता है 80%, मैं सुन रहा था कि जो सरकारी आंकड़ा है 45% है। इतने दिनों से सैंक्शन लगा हुआ है उसके ऊपर में। तो आप सोचते हैं कि आज के यूथ इन चीज़ों में, और ईरान के यूथ नहीं, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव। वो ईरान के यूथ, उनकी जो इवन विमेन ये हैं, वो आपके पार्लर्स में जाना चाहती हैं, बाल खोल के घूमना चाहती हैं। उनको आप उसी भुरके के अंदर, इनमें और तालिबान में क्या फ़र्क आप देखते हैं? जो IRGC के लोग, उनको में थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रोग्रेसिव है। देखिए, ईरान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, पीपल आर, पर्शियन कल्चर है भाई, ठीक है। वहाँ पर 3-4 आपको भी पता होगा ये फैक्शंस जो हैं, जो एक MEK कहलाता है, PDKI कहलाता है जो कुर्द वाला है, PJKI कहलाता है, जैसा अदल वाले हैं, कुछ कुछ छोटे से ये गुट हैं, ये करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। मगर आपका अनटिल अनलेस ये 86 ईयर ओल्ड ये थेरोक्रेसी चला रहा है वहां पर, आप उसको कहते हैं कि नहीं वो वही चले। अभी आप सोच सकते हैं, 86 ईयर्स ओल्ड, और वो जो चीज है जो आप उसको मुल्ला शाही कह रहे हैं, मुल्ला शाही ये चल सकता है 21st सेंचुरी में। मगर क्यों उसको दमन है? वो तो कम से कम तालिबान तो ओपनली करता है। ये तो किस IRGC किस कंट्री में होती है जो कि एक वहां के मुल्ला के पूरी आर्मी खड़ा कर रखा है? और सर, उनके जनरलों को देखा है, वो जनरल जो कब्रों में पैर लटक रहे हैं वो कहलाते हैं, वो जनरल्स हैं। वो लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। कासिम सुलेमानी थोड़ा सा कम है, बीच में रोकूंगा। मेजर जनरल सिन्हा साहब, समय थोड़ा सा कम है, बीच में रोक रहा हूँ। एम्बेसडर त्रिपाठी साहब, लास्ट कमेंट आपके पास में जाना चाहूँगा कि अभी G7 की बैठक भी चल रही है, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, तो इस मोर्चे पर क्या अपेक्षा रखी जाए? देखिए, G7 की जो बैठक चल रही है और मोदी जी वहाँ फुल फ्लेज सदस्य के रूप में नहीं है। भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में है जिसको वोटिंग राइट नहीं है। वो हम देख सकते हैं, भाषण उनके सुन सकते हैं, अपने कंज्यूम कर सकते हैं कि क्या क्या किया गया है, लेकिन हम वहाँ वोटिंग राइट नहीं कर सकते, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उनको। इसलिए G7 ने जो भी कहा है उससे हमको कोई भी फ़र्क हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर फ़िलहाल। दूसरी एक छोटी सी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि लोग ईरानी उससे बहुत नाखुश हैं, मैं थोड़ा सा डिफ़र करना चाहता हूँ। देखिए, 45 साल से ऊपर हो गया है, जिसका मतलब कि 2 पूरी जनरेशन्स जो हैं इस मुल्ला शाही के बीच में पैदा हुई और पली बढ़ी हैं, जिनको इसका इल्म नहीं है कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, लिबरलिज्म क्या होता है। अगर यूथ इतने ही खिलाफ होते ईरानी शासन के, तो आप बताइए कि कुछ युवा लड़कियों को छोड़ करके बाकी कितने युवा मर्दों ने वहाँ अपनी आवाज़ उठाई है
पोटेंशियल ढंग से नहीं उठाई है ये, क्योंकि जैसे कि सरीन साहब ने बताया बटे हुए ये भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष, हालांकि बाद में ये भी एक पक्ष आपने सही रखा। इस पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि युद्ध अगर लंबा खिंचता तो हम लोग ऐसे डिबेट और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल शो का समय खत्म हो रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से राय रखने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।